beautiful people out there, how are you all? I'm so sorry for the inconvenience that I have not been posting a video from last 2 3 days. There was some technical issue, that's why I was not able to. So in this video, this is lecture number 11. In this video we have mainly covered real gases. Along with that we have also covered the deviation from the ideality and van der Waal equation. So these are the few topics that I have taken in this video. We have also discussed about the van der Waal equation. So now onwards I'll try to post you people regularly. I'll try to post a video every day, but there was some technical issue before. So watch this video, enjoy this lecture, and have fun. Thank you so much. Greetings everyone. This is lecture number 11 and we are supposed to deal here with real gases and deviation from ideal behavior. So lecture 11, real gases or deviation from ideal behavior. This is our today's topic. So let's start our topic. तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि लास्ट क्लास में वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द कोलिजन फ्रीक्वेंसी एंड मीन फ्री पाथ. उसके हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे और साथ ही साथ मैंने वहां पर आपको कुछ रियल गैसेस का हिंट दिया था. मतलब आई हैवंट स्टार्टेड एनीथिंग, बस एक दो ग्राफ्स हमने डिस्कस किए थे, उन सभी की बात आज हम दोबारा करेंगे. और आज हम एक्चुअल में सीखेंगे कि ये रियल गैस है क्या, क्या डिफरेंस है इसमें और आइडियल गैस में, क्या इसके पीछे के एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस हैं, उन सारी बातों को आज हम यहाँ पर करेंगे. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर विद अ वेरी सिंपल ग्राफ. आपको याद होगा कि बॉयल्स लॉ में हमने ग्राफ किया था. बॉयल्स लॉ में हम पीवी कर्व पढ़ रहे थे. सो पी वर्सेस वी हमने कर्व वहां पे किया था बॉयल्स लॉ में. तो बॉयल्स लॉ में हमने ये जाना था बिकॉज द टेम्परेचर इज कांस्टेंट, टेम्परेचर वहां पे कांस्टेंट था, तो पी दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी, सो द कर्व इज हाइपरबोलिक. ओके, ये वाला कर्व जो हमारा आया था दैट इज फॉर आइडियल गैस. सिमिलर कर्व हमें रियल गैस के लिए भी दिखाई दिया, यानी कि ये मैंने दोनों कर्व्स यहाँ पर आपको बना के दिए हैं. जो मैं रेड से हाईलाइट कर रहा हूँ दिस इज बेसिकली फॉर द आइडियल वन. ये हमारा आइडियल बिहेवियर के लिए कर्व कुछ इस तरीके का कर्व आ गया था. ओके, एंड साथ ही साथ जब हमने रियल गैस के लिए इसको प्लॉट किया तो रियल गैस के लिए भी हमारा जो कर्व का बिहेवियर था दैट वाज हाइपरबोलिक ओनली, बट देयर वाज सम डेविएशन. इस डेविएशन को हमने नाम दिया था z. ये हमने लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया था और यहीं पे हमने अपना लास्ट लेक्चर को स्टॉप किया था. ठीक है, इस z के आज हम फिजिकल सिग्निफिकेंस और सारे कॉन्सेप्ट को वी विल अंडरस्टैंड. तो सबसे पहले इस कर्व में हम दो तीन बातें यहाँ पर जान लेते हैं. मान लेते हैं कि हम एक बार हाई प्रेशर की बात कर रहे हैं. सो दिस इज द पॉइंट वेयर द प्रेशर इज हाई प्रेशर. हाई प्रेशर कह लो या फिर मॉडरेट प्रेशर कह सकते हो आप. हाई प्रेशर टाइम पे क्या हो रहा है कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन, क्योंकि इसके कॉरेस्पॉन्डिंग अगर मैं इस वाले वॉल्यूम को मार्क करता हूँ टाई लाइन खींच के, सो दिस इज वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस. एंड सिमिलरली रियल में अगर टाई लाइन लगाएंगे सो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ रियल गैस. Now here we can very well see that at high pressure volume of real is greater than volume of ideal. यानी कि जो हमारी रियल गैस है उसकी कुछ ना कुछ वॉल्यूम जो है वो ज्यादा है इन कंपैरिजन टू आइडियल. अब देखो आइडियल की जब भी हमने थ्योरी पढ़ी थी और उसके बारे में हमने पॉइंट्स को डिस्कस किया था, वी हैव डिस्कस्ड दैट आइडियल हैव नो फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन. यानी कि एक मॉलिक्यूल अगर दूसरे मॉलिक्यूल के पास में है तो दे आर नॉट इवन अट्रैक्टिंग, नॉट रिपेलिंग, नॉट इंटरेक्टिंग विद ईच अदर. बट रियल गैस में ऐसा नहीं है. अब जब वॉल्यूम हमें ज्यादा मिल रही है तो ज्यादा वॉल्यूम मिलने का मतलब है दिस इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ रिपल्सिव फोर्सेस. यानी कि दो मॉलिक्यूल्स दे आर गोइंग टू रिपेल ईच अदर. अगर मॉलिक्यूल एक दूसरे को रिपेल कर रहा है तो रिपल्शन का मतलब है यहां पर कि मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर दूर जा रहा है. एंड अगर दूर दूर जाएगा तो दे विल गोइंग टू ऑक्यूपाई मोर वॉल्यूम, so that's why the real gas would have repulsive forces. But since we can see on the low pressure region as well, तो low pressure region में हमने ये पाया कि low pressure region में we can see that two graphs the nature supposedly changes. That means the volume of ideal is greater than volume of real. So this is completely experimental thing. इसको अभी हम जब evidence के साथ देखेंगे तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा. So the volume of ideal becomes greater than volume of real. This indicates the presence of attractive forces. यानी कि molecules जो है वो दूसरे molecule को attract कर रहा है. अब molecule जो है एक दूसरे के पास पास आ गए, यानी कि थोड़े से कंप्रेस्ड फॉर्म में अवेलेबल है. अगर वो एक दूसरे के नजदीक आ गए हैं तो दैट सजेस्ट मी कि देयर आर सम अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन देम. सो इस तरीके से रिपल्सिव और अट्रैक्टिव फोर्सेस की हम यहां पर बात कर सकते हैं. ओके, सो ये बहुत ही सिंपल सा एविडेंस है फ्रॉम द ग्राफ, वी कैन सी वेरी वेल. सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड, वी कैन सी here are some evidences talking about the
intermolecular interaction, intermolecular forces between the real gases. So we are going to talk about some evidences. हम यहाँ पर कुछ actual examples की बात करेंगे और मैं आज सबके सामने एक बहुत ही पॉपुलर एग्जांपल डिस्कस करूंगा. उसका देखो मैथमेटिकल डेरिवेशन आपको सब सिखा देंगे. फिजिकल मतलब आपको कोई नहीं बताएगा. मैं आपको यहाँ पे फिजिकल मतलब के साथ उस बात को एक्सप्लेन करता हुआ जाऊंगा. तो ध्यान से कान खोल के सुन लेना. वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट समथिंग रियल इंपॉर्टेंट. सो एविडेंस की हम बात कर रहे हैं कि क्या सच में कोई मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है या हम सिर्फ तुक्के मार रहे हैं. मतलब क्या पता रियल में भी गैसेस जो है वो आइडियल की तरह बिहेव करती हो, कोई मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ इंटरेक्शन हो ही ना. लेकिन उसके लिए हमें प्रूफ है. तो सबसे पहला प्रूफ तो ये है कि गैसेस कैन बी लिक्विफाइड. हमें पता है कि गैसेस को अगर आप हाई प्रेशर लेके जाओगे, हाई प्रेशर उसमें आप हाई प्रेशर अप्लाई करोगे तो गैस जो है वो लिक्विड में चेंज हो जाती है. तो इसका साफ साफ मतलब है कि अगर कोई चीज हाई प्रेशर लगाने पे लिक्विड में कब चेंज होगी, जब मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास पास आ जाएंगे. अब मॉलिक्यूल पास आ जाने का मतलब है, तो ध्यान सुनना, मॉलिक्यूल पास आ जाने का मतलब है कि उनके बीच में कुछ इंटरेक्शन रहा होगा. ठीक है, तो इट एक्सप्लेन्स दैट देयर एग्जिस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन. अब ये भी मान लो, चलो ठीक है, पास पास हम जबरदस्ती ले आए, मान लिया कि उसमें कोई फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन नहीं थे, जबरदस्ती वो पास आ गए. पहली बात तो जबरदस्ती पास आते, जैसे फिर उसमें से हम प्रेशर लूज करते, वो फिर से गैस की तरह बन जाता. ऐसा भी होता है. ठीक है, लेकिन इस चीज को सपोर्ट करने के लिए हमारे पास एक और भी एविडेंस है कि असल में देयर आर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन. अब आपने ये बात अक्सर सुनी होगी, पहले सुन लो, इसको बाद में देख लेना स्लाइड पे. तुम पहले जो मैं बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुन लो. आपको पता होगा कि ये आपने थर्मोडायनेमिक्स में भी अक्सर सुना होगा, जिसको हम जूल थॉमसन मॉडल के नाम से जानते हैं. उसका मैथमेटिकल डेरिवेशन सब बता देते हैं, लेकिन आज मैं तुम्हें उसका एक्चुअल मतलब यहां पर समझाऊंगा. ठीक है, मैथमेटिकल डेरिवेशन ये कहती है कि जैसे एक टायर है, ठीक है, कार का टायर या बाइक का टायर, उसमें हवा भरी होती है, उसमें से जैसी हवा रिलीज होती है तो हवा जो है वो थोड़ी ठंडी ठंडी लगती है. मतलब द एयर सीम्स टू बी कोल्ड, द गैस सीम्स टू बी कोल्ड, अपीयर्स टू बी कोल्ड. तो असल में हो क्या रहा है, जिसमें हम ये बोल देते हैं कि भाई इसका जो जूल थॉमसन, ये ठंडी इसीलिए हो जाती है क्योंकि जो इसका जूल थॉमसन कोफिशिएंट की वैल्यू होती है वो नेगेटिव है, इसीलिए गैस का जो टेम्परेचर है वो कम हो जाता है, इसीलिए गैस ठंडी हो जाती है. अरे भाई ये तो मैथमेटिकल बात हो गई. मान लो मैं आपसे ये पूछूं कि भाई ठंडी हुई क्यों, वहां पे तुमने ऐसा क्या किया जो वो ठंडी हो गई, तो आज उसका असल में मतलब जानेंगे. ठीक है, तो पहले मैं इस बात को बता देता हूं. व्हेन अ कंप्रेस्ड गैस इन टायर्स, मान लीजिए कोई कंप्रेस्ड गैस है टायर्स में, टायर के अंदर हम बात करें तो देयर आर कंप्लीटली एडियाबैटिक कंडीशंस, क्योंकि जो वॉल है दैट इज आइसोथर्मल, तो एडियाबैटिक कंडीशंस की बात वहां पे हो रही है. कम्स आउट, इट अपीयर्स टू बी कोल्ड. जब वो बाहर आती है तो हमारे पास जो टेम्परेचर है वो कम हो जाता है और गैस हमें ठंडी अपीयर होती है. ये एक तरह का बेसिकली जो प्रोसेस हुआ, दिस इज रिवर्सिबल एक्सपेंशन. मान लो वो धीरे धीरे बाहर आ रही है, हाई प्रेशर रीजन से लो प्रेशर रीजन में आ रही है, क्योंकि टायर के अंदर तो प्रेशर ज्यादा है. अब वो बाहर आएगा तो यानी कि दैट इज कमिंग इन द लो प्रेशर रीजन. सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ रिवर्सिबल एक्सपेंशन. Also gas when expands in adiabatic condition, और क्योंकि adiabatic conditions में जो है गैस है वो expand कर रही है, तो इस तरीके के प्रोसेस को हम आइसोएंथैल्पिक भी बोलते हैं. आइसोएंथैल्पिक का मतलब जहां पर डेल्टा एच जो है वो हमारा जीरो रहे, यानी कि एंथैल्पी में कोई चेंज नहीं आया, चेंज इन एंथैल्पी इज जीरो. आइसोएंथैल्पिक का मतलब आपको पता होना चाहिए, दिस इज नो चेंज इन एंथैल्पी. ठीक है, अब देखो हुआ क्या, मैं पहले आपको यहाँ पे हिंदी में समझा देता हूँ, फिर उसको हम ध्यान से करने की कोशिश करते हैं. ठीक है, अब गैस को जब बाहर आना है, गैस को एक हाई प्रेशर रीजन से एक लो प्रेशर रीजन में आना है. ठीक है, तो यानी कि गैस को, पहले तो गैस टाइटली पैक्ड थी, हाई प्रेशर में कंप्रेस्ड होकर रही होगी, जब वो बाहर आएगी लो प्रेशर रीजन में तो गैस को एक दूसरे से दूर दूर जाने का मौका मिलेगा. जब वो दूर दूर जा रही होगी तो हमने ये देखा कि दूर दूर तो वो जा रही है, साथ में ठंडी भी हो जा रही है. यही तो हमारी एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है. अब हमें इसका एक्सप्लेन करना है. देखो हुआ क्या, जैसे ही गैस बाहर आई तो गैस को एक्सपैंड होने के लिए, एक दूसरे से दूर दूर जाने के लिए कुछ काम करना पड़ा होगा, और काम जो है वो किसके अगेंस्ट करना पड़ा होगा, काम को, गैस को काम करना होगा अगेंस्ट द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन. क्योंकि पहले मॉलिक्यूल ने एक मॉलिक्यूल ने दूसरे मॉलिक्यूल को पकड़ रखा था, अब उसने एक दूसरे से दूर जाना है, तो उसको दूर भेजने के लिए कुछ काम तो करना पड़ेगा, और गैस को ही वो काम करना पड़ेगा. अब काम करने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी. फॉर एवरी वर्क यू नीड एनर्जी. अब बाहर से तो कोई एनर्जी आ नहीं रही है क्योंकि सिस्टम इज एडियाबैटिक इन कंडीशन, तो यानी कि गैस को जो एनर्जी लेनी पड़ेगी, कहां से लेनी पड़ेगी, अपनी ही एनर्जी यूज करनी पड़ेगी. द गैस हैज टू यूज इट्स ओन थर्मल एनर्जी, द गैस सिस्टम हैज टू यूज इट्स ओन थर्मल एनर्जी टू वर्क अगेंस्ट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स. अब वो अपनी ही थर्मल एनर्जी को यूटिलाइज करेगा बाहर आते हुए, तो बाहर जैसे ही वो मुझे आके मिलेगा तो वो कैसा मिलेगा,
अरे ठंडा हो जाएगा क्योंकि थर्मल एनर्जी कम हो गई। चलिए इसी बात को देखो क्या लिखा है हमने, इन एक्सपेंशन सम वर्क हैज टू बी डन अगेंस्ट द इंटरनल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। जो इंटरनल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है उसके अगेंस्ट कुछ ना कुछ काम करने की आवश्यकता है, विच रिक्वायर्स सम एनर्जी, काम करने के लिए एनर्जी चाहिए। बट सिंस सिस्टम इज एडियाबैटिक, और सिस्टम क्योंकि एडियाबैटिक है, एनर्जी कैन नॉट कम फ्रॉम आउटसाइड, एनर्जी को हम बाहर से नहीं ला सकते हैं। हेंस सिस्टम लूजेस इट्स एनर्जी, लूजेस इट्स ओन एनर्जी एंड द गैस विच कम्स आउट अपीयर्स टू बी कोल्ड। यानी कि सिस्टम अपनी ही एनर्जी को लूज करता है और जो गैस हमें बाहर मिलती है वो ठंडी होती है। इसी बात को आप पढ़ते हो जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट में। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड एज जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट। गैस का इस तरीके से ठंडा हो जाना, इसकी हम पूरी डिटेल्स, इसको डेप्थ में हम कहां पे पढ़ेंगे, थर्मोडायनेमिक्स में। वहां पर हम इसकी थोड़ी सी और डिटेल में मैं आपको इसको बताऊंगा, और ऑब्वियसली हम मैथमेटिकल टर्म्स में भी बात करेंगे, डायनामिक्स, वहां पर हम इसके मैथमेटिकल टर्म्स में भी बात करेंगे एंड वी विल अंडरस्टैंड कि व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग। ओके, सो बस आपको समझना सको, कोई भी चीज जब आप मैथमेटिकली भी पढ़ रहे हो या थर्मोडायनेमिक्स में कहीं पे भी पढ़ रहे हो, तो कोशिश किया करो कि फिजिकली उस चीज को समझ पाओ, वो चीज तुम्हें हेल्प करेगी, भूलोगे नहीं। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ो। तो इससे ये एक एविडेंस था कि हमें समझ में आया कि जो गैस है उसके बीच में कुछ ना कुछ इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अगली बात हमने ये पाया कि इट इज फाउंड दैट द रियल गैसेस डू नॉट फॉलो बॉयल्स लॉ, क्योंकि बॉयल्स लॉ में भी हमने देखा कुछ ना कुछ डेविएशन आ रहा था, चार्ल्स लॉ भी नहीं फॉलो करेगा। एंड एवोगैड्रोस लॉ परफेक्टली अंडर द कंडीशंस, अंडर ऑल कंडीशंस, यानी कि कोई भी कंडीशन हो, ये जो रियल गैस होती है ये तीनों लॉ को फॉलो नहीं करती है। तो इससे हमारे दो क्वेश्चन जो है वो अराइज हो जाते हैं। दो क्वेश्चन हमारे दिमाग में आने चाहिए। एक बात कि व्हाई डू गैसेस डेविएट फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर, भाई क्या तकलीफ है गैसेस को, क्या बीमारी है ऐसी गैसेस को कि उसको आइडियल बिहेवियर से दूर होना है। देखो अब तक कुछ कुछ आपको हिंट होने लग गया होगा कि बिकॉज देयर आर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, अरे उसके अगेंस्ट या उसके साथ में कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ता है जिसकी वजह से उसका बिहेवियर चेंज हो रहा है। तभी तो पिछले एक्सपेरिमेंट में भी अभी हमने देखा जूल थॉमसन में, भाई गैस ठंडी क्यों हो गई, क्योंकि गैस को काम करना पड़ा। किसके अगेंस्ट काम करना पड़ा, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के अगेंस्ट काम करना पड़ा। यही अगर मैं जूल थॉमसन कोफिशिएंट की वैल्यू आपसे आइडियल गैस के लिए पूछूं तो क्या जवाब रहता है आपका, 0। अरे क्योंकि वहां तो ना तो ठंडी होती ना गर्म होती, क्योंकि कोई काम ही नहीं करना है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर रीजन में सिर्फ गैस को चलते हुए जाना है। समझ में आया, ठीक है। सो व्हाट आर द, एक पहला क्वेश्चन, और दूसरा क्वेश्चन हमारे दिमाग में आना चाहिए कि व्हाट आर द कंडीशंस अंडर द विच गैसेस डेविएट्स फ्रॉम आइडियलिटी। देखो पहला क्वेश्चन तो ये था कि वो करता ही क्यों है डेविएट, कि भाई क्या ही उसको दिक्कत है। और दूसरा क्वेश्चन है, चलो मान लिया कि करता है तो किन कंडीशंस पे करेगा, यानी कि किन कंडीशंस पे वो आइडियल जैसा शो करेगा और किन कंडीशन पे हम एक रियल गैस को आइडियल की तरह बिहेव करवा सकते हैं। समझ में आया, तो ये दोनों क्वेश्चन हमारे दिमाग में आने चाहिए। तो देखो इसके बेसिस पे हमने क्या पाया, वी फाउंड दैट टू assumptions ऑफ द काइनेटिक थ्योरी डू नॉट होल्ड गुड। यानी कि किसको, जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस थी, अगर मैं काइनेटिक थ्योरी की बात करता हूं, दिस काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस इज ओनली फॉर द आइडियल गैस। ये हमने आइडियल गैस की चर्चा करती थी। अब रियल गैस के लिए इसकी सारी बातें तो ठीक हो नहीं सकती हैं। पहली बात ये बोलता था कि देयर इज नो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस। ये बात किसके लिए ट्रू है, दिस इज ओनली ट्रू फॉर द आइडियल। अगर मैं यही बात अगर रियल के लिए बोलता हूं, रियल के लिए दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। दूसरी बात उसने बोली कि वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस इज नेग्लिजिबल स्मॉल इन कंपैरिजन टू द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द गैस। देखो आइडियल में ये बात हमने पढ़ी थी कि मान लो कंटेनर इतना बड़ा है और कंटेनर के अंदर अगर कंटेनर का वॉल्यूम V है तो इसके अंदर जो मेरे पास गैस का मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल की जो वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल को हमने कितना मान के चला था, दिस इज अप्रोक्सीमेटली 0, क्योंकि बड़े से इस वॉल्यूम के साथ, बड़े वॉल्यूम के सामने ये जो वॉल्यूम है बहुत ही नेग्लिजिबल है। बट रियल में ऐसा नहीं है, क्योंकि असल में तो भाई मॉलिक्यूल है तो कुछ स्पेस तो ऑक्यूपाई करेगा। मॉलिक्यूल मीन्स अ मैटर एंड मैटर इज एनीथिंग व्हिच ऑक्यूपाइज सम स्पेस। अगर स्पेस है तो वॉल्यूम भी है भाई। समझ में आया, तो आइडियल गैस की ये दोनों बातें सबसे अलग थी, मतलब काइनेटिक थ्योरी ने जो ये दोनों बातें बताई ये सबसे अलग बातें थी, सबसे गलत बातें थी रियल के लिए। ठीक है, तो फिर हमने क्या किया इसके लिए, इस चीज को हमने और समझा कि भाई देखो अगर मान लो कि वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम गैस की कुछ ना कुछ है। अब हमने बोला कि रियल गैस हैज सम वॉल्यूम, रियल गैस मॉलिक्यूल, जो भी रियल गैस का कोई भी मॉलिक्यूल होगा हैज सम वॉल्यूम।
इसकी कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगी। देखो आज की स्लाइड में थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट समझना है, क्वेश्चंस हम करेंगे, थोड़ा सा रुके, मतलब 5-10 स्लाइड निकल जाएं, उसके बाद वी विल टॉक अबाउट सम क्वेश्चंस। अभी नहीं, अभी पहले थोड़ा सा आज कॉन्सेप्ट समझोगे। ओके, सो रियल गैस हैज सम वॉल्यूम। तो अब जब वॉल्यूम है तो हमें क्योंकि देखो हम जानते हैं कि जो इक्वेशन है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, यहाँ पर जो हम वी लेते हैं, वी इज द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर जहां पर गैस मूव कर सकती है, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर where gas can move freely, where gas can move freely, जहां पर गैस जो है वो फ्रीली मूव कर पाए, वो है हमारी वॉल्यूम V। अब अगर मान लो रियल गैस की अपनी कोई वॉल्यूम है तो अब देखो रियल गैस की भी अगर अपनी कुछ ना कुछ वॉल्यूम हो जाएगी तो कंटेनर की जो वॉल्यूम होगी वो तो कुछ ना कुछ कम हो जाएगी, यानी कि जो फ्री वॉल्यूम गैस के एक मॉलिक्यूल के पास होगी वो दैट वुड डिक्रीज, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल से कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर ली ना। चलो ठीक है, नहीं समझ में आया इसको हम ऐसे देखते हैं कि अब अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि एट मॉडरेट एंड हाई प्रेशर वॉल्यूम ऑफ आइडियल इज लेस देन वॉल्यूम ऑफ रियल। जब वॉल्यूम ऑफ रियल हमारी ज्यादा होगी, ध्यान सुनना, जब वॉल्यूम ऑफ रियल हमारी ज्यादा है तो यानी कि देयर इज सम फोर्सेस, रिपल्सिव फोर्सेस, इसके बारे में अभी हमने बात करी कि उसके बीच में कुछ ना कुछ रिपल्सिव फोर्सेस हो सकते हैं। तो अब एक कंटेनर में अगर हम बात करें तो ये वाला केस हो गया हमारा आइडियल का केस हो गया, और ये वाला केस हो गया हमारा रियल का केस हो गया। तो ये जो छोटा ब्लैक डॉट है दिस इज नथिंग बट द वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस। ये वी आइडियल मतलब ये मैं एक मॉलिक्यूल के वॉल्यूम की बात कर रहा हूं, दैट इज 0, अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 0। जबकि अगर रियल की बात करें तो वी रियल जो हो जाएगा दिस इज वॉल्यूम ऑफ वन मॉलिक्यूल, ध्यान रखना दिस इज वॉल्यूम of one molecule. I am talking about a single molecule volume of one molecule. So this is not equal to 0, और साथ ही साथ 0 तो नहीं है, वो तो है ही है, साथ ही साथ इनके बीच में कुछ ना कुछ इंटरेक्शन भी है। इनके बीच में देखो मैंने कोई इंटरेक्शन नहीं दिखाया, यहां से लेके यहां तक आई हैव नॉट शोन एनी इंटरेक्शन, बट दिस हैज गॉट सम इंटरेक्शन, चाहे वो रिपल्सिव हो, चाहे वो अट्रैक्टिव हो, चाहे वो किसी भी प्रकार की हो, बट इट हैज गॉट सम इंटरेक्शन। ठीक है, अब एक बात का ध्यान रखो, लेट V बी द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर एंड इट इज सेम फॉर बोथ द केसेस। अब अगर मान लो मैंने V जो है मैंने वॉल्यूम का कंटेनर का वॉल्यूम ले लिया, तो वो कंटेनर का तो वॉल्यूम है वो तो बदलने नहीं वाला है, अरे क्योंकि चाहे गैस खा जाए, चाहे उसमें गैस हो चाहे उसमें गैस ना हो, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज गोइंग टू बी सेम। और ये जो वॉल्यूम होती थी जो हम इस वाली इक्वेशन में पुट करते हैं, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ फ्री स्पेस जहां पर गैस मूव कर सकती है। अब अगर फॉर रियल, अगर हम रियल की बात करें, ये जो एक्सप्रेशन आया इसकी अभी हम बताएंगे आपको कैसे आया, अभी के लिए देख लो बस। तो अगर हम रियल के लिए बात करें, सो रियल के लिए हमारे पास जो करेक्टेड वॉल्यूम हो जाएगी दैट इज V माइनस NB। अब देखो बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। अब यहां पर V तो है मेरे पास वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, एंटायर वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, और NB हो जाएगा वेयर NB इज द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल्स, और इसको हम दूसरे नाम से एक्सक्लूडेड वॉल्यूम भी कहते हैं। एक्सक्लूड का देखो मतलब क्या है, जिसको मुझे निकालना है बीच में से, और मैंने यहाँ पे क्या साइन यूज किया, माइनस का साइन। अब यहां से मैंने ये है NB का मतलब होता है कि n नंबर ऑफ मोल्स का वॉल्यूम, n नंबर ऑफ मोल्स जो भी हैं हमारे, उनका जो वॉल्यूम है वो हो जाएगा मेरा NB, समझे। तो NB इज बेसिकली एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, यानी कि जो मॉलिक्यूल्स है मैंने उसका वॉल्यूम बीच में से हटाया ताकि मुझे फ्री वॉल्यूम मिल जाए, ऐसा वॉल्यूम जहां पे मॉलिक्यूल जो है वो फ्रीली मूव कर पाए, मुझे उस प्रकार का वॉल्यूम की जरूरत थी। तो V करेक्टेड हमारा क्या हो जाएगा, एक्चुअल फ्री वॉल्यूम दैट द मॉलिक्यूल्स कैन हैव, मतलब ये वो वॉल्यूम है जो मॉलिक्यूल के पास हो सकती है जहां पर मॉलिक्यूल मूव कर सकता है। तो V जो करेक्टेड हो जाएगा, V करेक्टेड इज नथिंग बट V, ये V वो है विच इज द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर माइनस NB। NB को मैंने दूसरे नाम से क्या बोला था, दिस इज कॉल्ड एज एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। इसको चाहे आप एक्सक्लूडेड वॉल्यूम बोलो या फिर हम इसको एक और नाम जानते हैं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज को वॉल्यूम। ठीक है, अब इस NB के बारे में हम खूब चर्चा करेंगे, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बस यहाँ पे कॉन्सेप्ट मेरे को आपको इतना सा समझाने की जरूरत है कि व्हाई वी हैव टू मेक अ सब्ट्रैक्शन, क्या जरूरत थी सब्ट्रैक्शन करने की, क्योंकि आइडियल गैस में, क्योंकि ये वाला जो इक्वेशन है हमें इसी तरीके की इक्वेशन के कॉरेस्पॉन्डिंग कुछ ना कुछ अपनी बात बनानी है। तो यहाँ पर V वो वॉल्यूम था विच इज द वॉल्यूम ऑफ द गैस, वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर वेयर द गैस कैन मूव फ्रीली। तो अगर वहां पे रियल गैस आ गई तो फ्री मूवमेंट के लिए वॉल्यूम जो है वो कम हो गई। अगर कोई चीज कम होती है तो उसमें से सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, और जो वॉल्यूम हमने सब्ट्रैक्ट की उसी को हम बोलते हैं एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। ठीक है, समझ में आया। चलो आगे बढ़ो, ये इस चीज का पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट अभी हम देखते हैं कि व्हाट इज दिस एक्चुअल में। ठीक है, उससे पहले एक बार यहाँ पे और देख लो कि अगर हम बात करते हैं आइडियल गैस की, अगर हम बात करें और एक बात करें हम रियल गैस की, तो आइडियल गैस इज जस्ट पॉइंट साइज गैस
विच हैज नो इंटरेक्शन फोर्सेस, नो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, नो साइज। ना तो साइज है ना ही मॉलिक्यूल के पास इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है। समझ में आया? ना तो साइज है, तो अगर साइज नहीं है तो वॉल्यूम ऑफ आइडियल को मैंने कितना बोल दिया था? वॉल्यूम ऑफ आइडियल इज 0। ध्यान रखना ये वॉल्यूम ऑफ कंटेनर नहीं लिख रहा हूं मैं, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ अ मॉलिक्यूल, वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल। सो मॉलिक्यूल, आइडियल मॉलिक्यूल की बात करेंगे दैट इज 0। वेयरएज अगर मैं रियल गैस की बात करता हूं तो मॉलिक्यूल्स हैव साइजेस व्हिच रिड्यूसेस द वॉल्यूम अवेलेबल टू मूव इन, यानी कि पहले सारा का सारा स्पेस अवेलेबल, देखो इसमें तो सारा का सारा स्पेस अवेलेबल है एक मॉलिक्यूल को घूमने के लिए, इस मॉलिक्यूल को घूमने के लिए ये सारा का सारा स्पेस अवेलेबल है, चाहे वो कहीं पे भी चला जाए। बट अगर मैं इस वाले केस की बात करता हूं, रियल की बात करूं, तो ये वाला वॉल्यूम तो इसने ऑक्यूपाई कर रखा है, ये भी ऑक्यूपाई हो रखा है, ये भी ऑक्यूपाई हो रखा है, और बाकी जो अवेलेबल स्पेस है वो कौन सा हो गया? ये वाला स्पेस हो गया। अब मान लो एक रैंडम मॉलिक्यूल, एक आर्बिट्ररी मॉलिक्यूल को मैंने उठा के देखा, जब ऐसे घूमने चला तो यहाँ अभी इसके अंदर नहीं घुस सकता क्योंकि ये एक ऑलरेडी एक प्री एग्जिस्टिंग वॉल्यूम है, इसलिए उसको यहाँ से जाना पड़ेगा। अब फिर वो यहाँ पर आके नहीं घुस सकता इसके अंदर, फिर इसलिए इसको साइड से जाना पड़ा। यानी कि इस मॉलिक्यूल के पास जो घूमने की वॉल्यूम थी वो कंपैरेटिवली कम हो गई। सो मॉलिक्यूल है, अब देखो एक तो ये की साइज है, और दूसरी बात की मॉलिक्यूल्स हैव इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, मॉलिक्यूल्स के बीच में कुछ इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन फोर्सेस भी हैं, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से पास रहते हैं और दूर रहते हैं, ठीक है, विच रिड्यूसेस द फोर्स विद विच दे हिट द वॉल। अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं तो उससे ये भी फर्क पड़ा, क्योंकि देखो हमें वॉल्यूम की बात तो देख ली, अब हमें क्योंकि एक्चुअल में इक्वेशन क्या है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, जिसमें आर एक कांस्टेंट है, टी भी हम एक्सटर्नली लेते हैं, तो हमें चेंज क्या क्या करना है, प्रेशर और वॉल्यूम। सो वॉल्यूम का फैक्टर तो मैंने समझ लिया कि वॉल्यूम के फैक्टर में वी हैव टू डिक्रीज सम वॉल्यूम, क्योंकि दिस इज द फ्री वॉल्यूम जो कि अवेलेबल होती है मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट के लिए, ठीक है ना। अब मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट जो है वो डिक्रीज हो गई बिकॉज वहां पे मॉलिक्यूल्स का साइज बड़ा हो गया, उसके वजह से दिस वॉल्यूम हैज टू बी, मतलब सम वॉल्यूम हैज टू बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम दिस वॉल्यूम, ताकि हमें एक एक्चुअल वॉल्यूम मिल जाए। जबकि बात करें अगर हम प्रेशर की बात करें, तो प्रेशर की बात देखो, क्या प्रेशर की बात इसने बहुत इंटरेस्टिंग बात की यहाँ पे, प्रेशर के लिए बोलता है दिस इज प्रेशर फैक्टर। तो प्रेशर के लिए मैं बोलता है कि भाई देखो, क्योंकि मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, ठीक है, अब मॉलिक्यूल्स के बीच में अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, अब प्रेशर उसको बोलते हैं कि जितनी तेजी से ये वाला मॉलिक्यूल इसे टक्कर मारेगा दीवार से, क्योंकि हमें तो दीवार की टक्कर पे ही जितना फोर्स लग रहा है वही देखना है, क्योंकि प्रेशर इज नथिंग बट फोर्स अपॉन एरिया, जितने फोर्स से दीवार पे टक्कर, अब एरिया तो बदल नहीं रहा है भाई, कंटेनर का जो इंटरनल एरिया दैट इज गोइंग टू रिमेन सेम, यानी कि प्रेशर में जो बदलाव आएगा, प्रेशर बढ़ेगा या प्रेशर घटेगा, दैट इज ओनली एंड ओनली डिपेंडेंट ऑन द फोर्स, जितनी तेजी से वो टक्कर मारेगा दीवार को, उतनी तेजी से उतना ही ज्यादा प्रेशर लगेगा। अब मान लो ये वाला मॉलिक्यूल नीचे को आ रहा था टक्कर मारने, अब इस मॉलिक्यूल को इस वाले मॉलिक्यूल ने भी इंटरेक्ट कर रखा है, इस वाले ने भी इंटरेक्शन कर रखी है, तो ये जो नीचे आने वाला था मॉलिक्यूल टक्कर मारने के लिए, उसकी स्पीड बढ़ जाएगी या घट जाएगी, क्या लगता है आपको? बिल्कुल सही, ऑब्वियसली भाई घट जाएगी, यानी कि द फोर्स विद विच इट हिट द वॉल विल रिड्यूस, यानी कि ऐसा फोर्स जिससे वो हिट करने वाला था इट इज गोइंग टू रिड्यूस। फोर्स यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, फोर्स विद विच मॉलिक्यूल हिट्स द वॉल, यानी कि हिट्स द वॉल डिक्रीज, यानी कि जिस दम से वो वॉल को हिट करने वाला था वो वाला फोर्स मेरा डिक्रीज हो गया फॉर रियल गैसेस, ठीक है ना। ये रियल में ही हुआ है, क्योंकि अरे आइडियल में क्यों नहीं हुई ये बात, आइडियल में क्यों नहीं हुई? अरे आइडियल में इसीलिए नहीं हुई ना क्योंकि फोर्स ही नहीं था, और जब फोर्स ही नहीं है तो मैं घटने या बढ़ने की बात ही नहीं करूंगा, दैट इज एब्सोल्यूट नॉनसेंस। जहां पर जो चीज हो रही है तभी तो उसकी बात की जाएगी, ठीक है। चलिए, okay dear students, now we will going to talk about the exact वॉल्यूम करेक्शन। सो वॉल्यूम करेक्शन के लिए हम सबसे पहले देखेंगे कि क्या हो रहा है। फॉर एग्जांपल आप कंसिडर कर लीजिए कि एक हमारे पास ये मॉलिक्यूल है जिसका रेडियस जो है वो r है, और एक ये दूसरा मॉलिक्यूल है जिसका रेडियस भी r है। अगर मान लीजिए दे हैव सम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन, अगर कोई अट्रैक्शन फोर्स है तो वो एक दूसरे के पास पास होंगे। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन विल लीड द मॉलिक्यूल टू कम क्लोज टू ईच अदर, जिसकी वजह से वो एक इमेजिनरी बड़ा सा स्फेयर क्रिएट कर लेंगे, बड़ा सा स्फेयर जो कि इमेजिनरी होगा, विच इज़ एक्चुअली नॉट एग्जिस्टिंग। जैसा यही सेम कॉन्सेप्ट जैसा कि हमने मीन फ्री पाथ में भी इस चीज़ को पढ़ा था, उसी तरीके का एक इमेजिनरी स्फेयर दे विल क्रिएट। अब अगर इमेजिनरी स्फेयर की तरह हम बात करें तो उसका जो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड हो जाएगा, दैट इज, क्योंकि स्फेयर का जो वॉल्यूम होता है, अगर कोई भी स्फेयर हो, स्फेयर का जो वॉल्यूम होता है उसका फॉर्मूला वी हैव 4/3 πr³। तो इमेजिनरी जो स्फेयर है उसका जो रेडियस हो जाएगा, ये अगर उसका सेंटर है, सो द रेडियस विल इक्वल टू बी 2r।
जो इमेजिनरी स्फेयर है उसका रेडियस आई एम टेकिंग टू बी 2r, जो जैसा कि इट इज वेरी वेल डिपिक्टेड इन द फिगर, इन दिस फिगर। सो हमारे पास उसका वॉल्यूम ऑक्यूपाइड हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यू, पाई आर इंटू 2r का होल क्यूब। ओके, तो अब ये जो इमेजिनरी स्फेयर क्रिएट हुआ, दिस इज बिकॉज ऑफ द टू मॉलिक्यूल्स। सो इट इज बेसिकली अ पेयर ऑफ मॉलिक्यूल, इसको मैं एक पेयर ऑफ मॉलिक्यूल भी कह सकता हूँ। यहाँ पर हम एक पेयर ऑफ मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, ठीक है। सो पेयर ऑफ मॉलिक्यूल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड पर पेयर ऑफ मॉलिक्यूल, यानी कि एक पेयर जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, इसी को ही मैंने बस 2 को क्यूब लगाया और बाहर ले लिया। सो दिस विल बिकम 8 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। सो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पर मॉलिक्यूल, अब क्योंकि ये जो था दिस इज द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 2 मॉलिक्यूल्स फॉर 2 मॉलिक्यूल्स, क्योंकि पर पेयर की बात हो रही है तो हम पेयर में तो 2 ही मॉलिक्यूल की हम बात कर रहे हैं। तो पर मॉलिक्यूल की अगर हम बात करें, सो इसको मैंने डिवाइड बाय 2 कर दिया। डिवाइड बाय 2, इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो अल्टीमेटली वी विल गेट दिस। यहाँ मैं 2 नहीं लगा रहा बिकॉज यू डोंट रिक्वायर हेयर 2। सो इट विल बिकम 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। सो दिस इज द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मॉलिक्यूल, बाय 1 मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, 1 मॉलिक्यूल ऑफ रियल गैस, रियल गैस का एक मॉलिक्यूल जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। और इमेजिन जो आइडियल थी उसका तो 0 ही था भाई वॉल्यूम, we are talking about real, therefore some volume is there. So volume occupied by Na molecules, अगर एक की बजाय मैंने Na molecules ले ली, और Na molecules का क्या मतलब होता है, 1 मोल भी होता है। सो यहाँ पर मैं Na से मल्टीप्लाई कर दूंगा, सो दिस विल बिकम 4Na इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। इसी फैक्टर को 4Na इंटू 4/3 पाई आर क्यूब को मैं बोलता हूँ B बोलता हूँ। सो यानी कि अगर मेरे को यहाँ पर लिखना हो, सो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय Na मॉलिक्यूल लिख लो, या फिर मैं लिख लूँ 1 मोल। 1 मोल कितना आ जाएगा, B, ठीक है। सो अगर 1 मोल B वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है तो N मोल्स कितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेंगे, NB। फॉर N मोल्स, अगर मेरे पास मान लीजिए N मोल्स मैंने लिए हैं तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड कितना हो जाएगा, NB। तो यानी कि NB जितनी वॉल्यूम तो गैस के मॉलिक्यूल्स ने ही ऑक्यूपाई कर ली। सो करेक्टेड वॉल्यूम इज एक्चुअल द फ्री वॉल्यूम। यहाँ पर मैंने लिखा है द फ्री वॉल्यूम विल बिकम, फ्री वॉल्यूम जहां पे गैस का मॉलिक्यूल फ्रीली घूम सकता है, दैट विल बी V करेक्टेड। सो V करेक्टेड विल बिकम V डैश माइनस NB। यहाँ पर जो V डैश हमने लिया है, V डैश इज द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। ये मैंने यहाँ पर आपको लिख के दिखाया है, दिस इज द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, जो कि हमें कंटेनर मिला था। इस कंटेनर में से कुछ वॉल्यूम जो है वो मॉलिक्यूल्स ने ऑक्यूपाई कर ली, दैट्स वाई अब जो हमारे पास वॉल्यूम बची है जहां पर गैस मॉलिक्यूल फ्री मूव करेगा, दैट इज V करेक्टेड, ठीक है। हम जो न्यूमेरिकल में पुट करेंगे या फॉर्मूला में हम जब रियल गैस की बात करेंगे तो यू विल ऑलवेज यूज द डेटा फॉर V करेक्टेड, ठीक है। सो दिस स्लाइड इज नथिंग बट फॉर वॉल्यूम करेक्शन, कि वॉल्यूम का करेक्शन। हालांकि मैं आपको ये बात पिछले स्लाइड में भी एक्सप्लेन कर चुका हूं कि यू हैव टू एक्सक्लूड सम वॉल्यूम फ्रॉम द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। वो एक्सक्लूड वॉल्यूम करना है जो कि वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल है। अगर मॉलिक्यूल का वॉल्यूम वहां से निकाल देंगे तो हमें बचा कुचा कंटेनर का वॉल्यूम वहां पे प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट, तो ये तो थी, अब तक हमने वॉल्यूम की बात की। अब हम थोड़ा सा टर्म बात करेंगे प्रेशर की, टॉकिंग अबाउट प्रेशर टर्म्स। तो प्रेशर को भी समझना यहाँ पे बहुत जरूरी है। सो देखो, प्रेशर को समझने के लिए हम बात करते हैं कि मैंने एक डायग्राम सा बनाया है यहाँ पे अपने, जिसको मैंने डब्बे में डाल दिया। मान लीजिए एक वो मॉलिक्यूल है एंड दिस इज द वॉल ऑफ द कंटेनर। ये जो मैंने डार्क कर दी, दिस इज नथिंग बट वॉल ऑफ द कंटेनर, वॉल ऑफ कंटेनर। अब प्रेशर को अगर मेरे को अकाउंट करना है तो प्रेशर वही होगा जो ये कंटेनर इस दीवार पे टक्कर मारेगा, ठीक है। मान लीजिए इसकी जो वेलोसिटी थी आइडियल के केस में, दैट इज 20, ठीक है। तो प्रेशर जो हो जाएगा आइडियल केस में वो भी 20 हो जाएगा, क्योंकि जितनी ज्यादा वेलोसिटी उतना ज्यादा फोर्स, उतना ही ज्यादा प्रेशर। अरे समझ में आ रहा है, क्योंकि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। सो बेसिकली वही बात होगी, सेम टू सेम टाइप की, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं रियल की बात करता हूँ, रियल में देखो क्या डिफरेंस आया। रियल में इस ये वाला मॉलिक्यूल 3 मॉलिक्यूल और से सराउंडेड है। यहाँ मैंने 3 दिखा दिया, 3 की बजाय वो बहुत सारे मॉलिक्यूल से और सराउंडेड होगा जिनका इंटरेक्शन इस मॉलिक्यूल के साथ में है। इफ नाउ दे हैव सम इंटरेक्शन, तो इंटरेक्शन होने के चलते ये 3 मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल को धक्का मारेंगे अपनी तरफ। तो यानी कि इसकी जो वेलोसिटी है लेफ्ट हैंड साइड जाने की वो डिक्रीज हो गई। व्हेन द वेलोसिटी इज डिक्रीज, तो अब रियल के केस में जो वेलोसिटी हो गई, पहले लेफ्ट से 20 थी तो अब कितनी हो गई, 18। अरे कितनी भी हो सकती है, मैंने 18 ऐसी एक हाइपोथेटिकल कुछ मान लिया। तो यानी कि अब प्रेशर भी रियल का कितना हो गया, 18। तो यानी कि द प्रेशर इज डिक्रीज्ड, प्रेशर इज डिक्रीज्ड। रियल के केस में प्रेशर डिक्रीमेंट की बात की जाएगी। तो यानी कि जो P आइडियल हो जाएगा दैट इज P रियल प्लस dP। अब देखो ये क्या बात है, क्योंकि P आइडियल मेरा कितना था, 20 था,
प्लस पी सॉरी 20 इज इक्वल टू पी रियल कितना हो गया मेरे पास 18 जमा मेरे को डीपी। अब ये डीपी क्या हो जाएगा, डीपी इज नथिंग बट दैट 2 जो मेरा 2 प्रेशर का वैल्यू घटा था, तो अब ये वैल्यू वो है जो वैल्यू मेरी घटी थी बिकॉज ऑफ द इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये जो डीपी है दिस इज नथिंग बट ड्रॉप इन द प्रेशर? अरे बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये तो घटा हुआ प्रेशर है ना। अब ड्रॉप को अगर मैं रियल के साथ ऐड कर दूंगा सो दिस गोइंग टू गिव मी कंबाइनली गोइंग टू गिव मी द प्रेशर इट्स ऑफ द केस ऑफ रियल वन। ओके, इन दोनों को ऐड करने पे मुझे ये बात मिल जाएगी। अब ये जो ड्रॉप है दिस ड्रॉप, अब एक बात सोचो, एक तो मॉलिक्यूल 2 केसेस मैंने अलग अलग ले लिए, ठीक है, 2 केसेस मैंने अलग अलग ले लिए। इस वाले केस में जो मेरे पास पी रियल आ रहा था और इस वाले केस में जो पी रियल आ रहा था, मान लीजिए जब आइडियल थी तो दोनों के केस में पी आता था 20, इसमें भी आता था 20, लेकिन इस केस में जो पी रियल आया वो आ गया 16 और इस केस में पी रियल आ गया 14। तो इस केस में जो मेरे पास ये एक केस बोला ए, दूसरा केस बोला बी, तो अब बताओ किस केस में जो डीपी का है वैल्यू ज्यादा होगा? डीपी का वैल्यू ज्यादा किस में, यानी कि बी वाले में। डीपी मोर वैल्यू, मोर डीपी इज इन बी। बी वाले केस में जो हमारा डीपी है वो मोर हो गया। अब डीपी मोर हो जाने का साफ साफ मतलब है कि इसमें प्रेशर ड्रॉप ज्यादा हो गया। अब प्रेशर ड्रॉप ज्यादा कब होगा? जब ज्यादा से ज्यादा इसकी वेलोसिटी कम होगी। वेलोसिटी ज्यादा से ज्यादा कम क्यों होगी? जब ज्यादा से ज्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि जो ड्रॉप है वो असल में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अट्रैक्टिव फोर्सेस? सिंपल सी बात है, जितना ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्सेस होगा उतना ही ज्यादा ड्रॉप होगा, उतना ही ज्यादा वेलोसिटी में डिक्रीमेंट आएगा और उतना ही ज्यादा जो है हमारा डीपी का वैल्यू होगा। यानी कि डीपी का वैल्यू अगर ज्यादा, देखो एक बात और ध्यान रख लेना, डीपी का वैल्यू जितना ज्यादा पी रियल का वैल्यू उतना ही क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। डीपी जितना बड़ा होगा पी रियल उतना ही छोटा हो जाएगा। समझ में आया? तो यानी कि हमारे पास जो आइडियल की इक्वेशन थी, आइडियल इक्वेशन तो ये थी कि पी आइडियल इंटू वी आइडियल इज इक्वल्स टू आर टी फॉर 1 मोल। अगर 1 मोल के लिए बात की जाए, फॉर 1 मोल पी आइडियल इंटू वी आइडियल इज इक्वल टू आर टी। पर रियल के लिए चीजें कुछ और हो गई हैं। रियल के लिए चीजें क्या बदल रही हैं उसको अभी हम देखते हैं और उसके बारे में भी हम चर्चा करते हैं, ठीक है। तो हमें इसी इक्वेशन के लिए, इसी इक्वेशन को कंसीडर करते हुए चलना है। चलो आगे बढ़ो। तो प्रेशर करेक्शन की अगर हम बात करें, ये तो अभी तक हमने देखा कि, तो कुल मिला के बस हमें ये जानना है कि व्हाट इज दिस डीपी। एक डीपी के लिए कुछ फॉर्मूला तो होना चाहिए, देयर शुड बी सम एक्सप्रेशन फॉर डीपी। वी नीड टू कंसीडर सम assumption, we need to consider some facts ताकि हम इस डीपी के वैल्यू को यहाँ पर समझ पाए। तो उसके लिए सबसे पहले एक बीकर कंसीडर करेंगे। ये जो मैंने स्क्रीन के लेफ्ट साइड पे बना रखा है, जिसको मैं रेड पेन से हाईलाइट कर रहा हूँ, दिस इज आवर बीकर। इसको मैंने बोल दिया। अब इस बीकर में हम 2 तरीके के मॉलिक्यूल्स को कंसीडर करते हैं। एक तो मॉलिक्यूल मैंने ले लिया ए वाला, एक मॉलिक्यूल ले लिया मैंने बी वाला। अब देखो ए वाला जो मॉलिक्यूल है, ए विल एक्सपीरियंस नो नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कहता है कि ए जो है वो कोई भी नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील ही नहीं करेगा। अब सोचो ये बात कैसे हुई होगी? अरे भाई ऐसे हुई होगी ना, क्योंकि ऊपर से इसको जितना फोर्स लग रहा है, जितना नीचे से लग रहा है कैंसल, लेफ्ट से जितना लग रहा है उतना ही राइट से लग रहा है कैंसल। हर जगह से जो फोर्स लग रहा है उसके ऑपोजिट में भी उतना ही दमदार, क्योंकि एक ही गैस की बात हो रही है, उतना ही दमदार फोर्स लगाने वाला दूसरा मॉलिक्यूल है। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि इट विल एक्सपीरियंस नो फोर्स? यानी कि ए का जो टोटल प्रेशर है उसमें तो कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं रहेगा। ए विल नॉट कंट्रीब्यूट इनटू द टोटल प्रेशर, बिकॉज टोटल प्रेशर तो वो होता है जो दीवार पे जाके टक्कर मारे, यानी कि ये वाला मॉलिक्यूल या ये वाला मॉलिक्यूल। और दूसरी बात ये है कि ए तो है जो अपनी जगह पे एक तरह से फिक्स है, क्योंकि उसको हर तरफ से बराबर फोर्स लग रहा है। जबकि अगर हम बात करें बी की, बी विल एक्सपीरियंस अ नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द वेसल। अगर बी की बात करें तो बी के राइट में तो दीवार है। अब दीवार तो उसको खींचने नहीं वाली है, यानी जो कंटेनर का जो वॉल है दैट इज नॉट गोइंग टू पुल इट, उसके साथ इसका थोड़ी ना इंटरेक्शन है। अब जो बी मॉलिक्यूल है उसका इंटरेक्शन जो है वो किसके साथ है, यानी कि इट हैज इंटरेक्शन विद द मॉलिक्यूल्स, विद अदर मॉलिक्यूल्स, और जो कि अंदर की तरफ है सिर्फ ये वाले, अरे ये वाली साइड मैंने अंदर की तरफ बोल दी, जो अंदर की तरफ है तो अंदर की तरफ इसको खींचना शुरू करेंगे। अगर अंदर की तरफ खींचना शुरू करेंगे तो यानी कि वो इस तरफ बी जो है, अब बी के लिए मैं ये बोल सकता हूं कि बी विल एक्सपीरियंस अ नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टुवर्ड्स इनसाइड, दस बी विल हैव अ लेस मोमेंटम एंड इट विल कंट्रीब्यूट लेस। वैसे तो बी जो था, बी वॉज कंप्लीटली रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रेशर ऑफ दिस गैस, बट जितना हमें लगता था कि बी कंट्रीब्यूट करेगा, बी उतना कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, बल्कि इट विल कंट्रीब्यूट लेस। अब जरा सोचो ये कंट्रीब्यूट लेस क्यों करेगा? अरे अभी तो बताया, कॉमन सेंस है भाई। अगर वो अंदर की तरफ खींच रहा होगा तो उसका मोमेंटम कम हो जाएगा दीवार को टक्कर मारने का। तो अगर दीवार को टक्कर मारने का मोमेंटम कम हो गया तो यानी कि देयर हैज टू बी सम डिक्रीमेंट इन द कंट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर। तो पी आई जो मेरा हो जाएगा, पी आई इज नथिंग बट पी आइडियल, जिसकी अभी हम बात कर रहे थे, दिस इज नथिंग बट पी आइडियल।
P हमारा हो जाएगा P रियल, और करेक्शन टर्म इज बेसिकली DP, यानी कि DP हमारा करेक्शन टर्म हो गया, क्योंकि हमें इक्वेशन में तो आइडियल वाला ही वैल्यू पुट करना है। अब रियल वाले में कुछ करेक्शन टर्म जोड़नी पड़ेगी, तभी तो आइडियल वाली बात आ जाएगी। अब जो करेक्शन टर्म है वो बेसिकली दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। करेक्शन टर्म डिपेंड्स ऑन अपॉन टू फैक्टर्स। सबसे पहला फैक्टर, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द वेसल। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, देखो नाम से क्लियर है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। ये वॉल्यूम में जितनी कंटेनर की वॉल्यूम है उसमें कितने ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। देखो अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज्यादा होंगे, इसको सिर्फ सुन लो ध्यान से, लिखा सब कुछ स्लाइड में हुआ ही है, छाप लेना इसको, ठीक है ना, ध्यान से कान खोल के सुन लो पहले। अब जितना ज्यादा मॉलिक्यूल हमारा जितना ज्यादा मॉलिक्यूल होगा एक वॉल्यूम में, उतना ही ज्यादा मॉलिक्यूल किनारे किनारे पे भी होगा। अरे हमें तो उसी से मतलब है ना जो किनारे पे होगा, क्योंकि किनारे वाला ही कंट्रीब्यूट करेगा टोटल प्रेशर के अंदर, समझ रहे हो, अंदर वाले मॉलिक्यूल का तो कोई ज्यादा रोल है नहीं। तो अगर टोटल मॉलिक्यूल ही ज्यादा है तो किनारे वाले भी ज्यादा, किनारे वाले ज्यादा तो प्रेशर ज्यादा, समझ में आ रहा है। तो और दूसरी बात ये भी हो जाएगी कि भाई अगर मॉलिक्यूल्स मेरे ज्यादा से ज्यादा हो जाएंगे, ध्यान सुनना, इफ द मॉलिक्यूल्स विल बी मोर, तो मोर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विल गोइंग टू ऑल्सो पुल इनसाइड इट। सो यानी कि जो मेरा करेक्शन, यानी कि ज्यादा मॉलिक्यूल होंगे तो ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल इसको अंदर की तरफ भी खींचेंगे। तो कुल मिला के जो करेक्शन टर्म है, करेक्शन टर्म हमारा डिपेंड करके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, पहला फैक्टर। दूसरा फैक्टर, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स स्ट्राइकिंग द साइड वॉल पर यूनिट टाइम, यानी कि कितने मॉलिक्यूल ऐसे हैं जो कि इस दीवार को टक्कर मार रहे हैं पर यूनिट टाइम में। देखो अब अगर ये वाला नंबर ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल अगर टक्कर मारेंगे, क्योंकि तो उससे क्या होगा, लार्जर विल बी द डिक्रीज इन द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम में जो डिक्रीज होगा वो ज्यादा से ज्यादा होगा। देखो क्योंकि हम जानते हैं कि मोमेंटम तो डिक्रीज हो ही रहा था, क्योंकि अंदर वाले मॉलिक्यूल्स उसको अंदर की तरफ पुल कर रहे थे, ठीक है। बट अगर ज्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे तो डिक्रीज भी होगा, ज्यादा ही होगा रेट के अंदर, डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी है भाई। तो अब इसमें भी अगर नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम ज्यादा हुए तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि ज्यादा ही तभी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे दैट इज स्ट्राइकिंग द वॉल पर यूनिट टाइम। मतलब सब कुछ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसलिए हमें अपनी कैलकुलेशंस को सिंपल करना था, तो हमने दोनों जगह सेम ही बात ले ली, यानी कि करेक्शन टर्म जो है वो कुल मिला के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे ही डिपेंड करेगी, चाहे वो अंदर वाला हो चाहे वो बाहर वाला हो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड कर रही है। पर यूनिट वॉल्यूम वाला फैक्टर मैंने साथ में ले लिया, ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम इज कांस्टेंट तो उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तो यानी कि अगर मैं दोनों फैक्टर्स को टेकिंग बोथ फैक्टर्स टुगेदर, तो मैं ये लिख सकता हूं कि द करेक्शन टर्म इज नथिंग बट n इंटू वी इंटू n इंटू वी, या फिर n स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर। सो करेक्शन टर्म, जो भी हमारा करेक्शन टर्म हो जाएगा, जिसको अभी हम निकालेंगे एग्जैक्टली, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर which is equal to a n square upon v square। अब यहाँ पे a क्या हो गया, what is this a? a is nothing but proportionality constant। अभी इसकी हम बात करते हैं कि ये क्या है a, कहाँ से आया ये a? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है a। क्या क्या बताता है a की वैल्यू, अभी हम उसको देखते हैं, उसको देखते हुए चलते हैं। आई होप आपको ये वाला स्लाइड समझ में आया होगा, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली बात है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ो। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये तो थी हमारी प्रेशर टर्म और वॉल्यूम टर्म, दोनों चीजों के टर्म्स को हमने देख लिया। अब इन दोनों को क्यों ना कंबाइन कर दिया जाए, ठीक है। तो कंबाइन करने के लिए जो सबसे पहला कंबाइनिंग का जो काम किया था दैट वाज डन बाय, और उस इक्वेशन को जो कंबाइन होकर आती है उसको हम बोलते हैं वैन वाल इक्वेशन फॉर गैसेस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही बढ़िया बात, वैन वाल। देखो द फर्स्ट सक्सेसफुल अटेम्प्ट टू अकाउंट फॉर द बिहेवियर ऑफ द रियल गैसेस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय जोहानस वैन डर वाल इन 1873, यानी कि 1873 में इसने पहली बार, वैन डर वाल ने ये वाली बात को सोच भी लिया था और बता भी दिया था। मतलब इमेजिन, देख रहे हो कितने साल पहले, 20 लगभग 150 साल पहले, इतनी पुरानी बात है कि लगभग 150 साल पहले ही उसने इस बात को सोच लिया था और बता भी दिया था कि इस तरीके से आप सोच सकते हो, जिसको आज तक भी हम पढ़ रहे हैं और आज तक भी इस बात की उतनी ही इंपॉर्टेंस है, उस आज तक भी उस बात को हम यूज करते हैं। उसने लिखा कि ही स्टार्टेड विद द आइडियल गैस इक्वेशन, मतलब उसने जो स्टार्ट किया वो किससे किया, इसी से किया, पी वी इज इक्वल टू nRT से ही इसने स्टार्टिंग की, एंड इंट्रोड्यूस्ड सम एडिशनल टर्म्स टू अकाउंट फॉर द बिहेवियर ऑफ द रियल गैस। यानी कि इसने फिर सोचा कि रियल में क्या क्या बिहेवियर हो सकते हैं, फिर उसने उसको अकाउंट किया। जैसे उसे देखा कि प्रेशर में कुछ ना चेंज आ रहा था, सिमिलरली वॉल्यूम में भी कुछ चेंज आ रहा था। तो इसी इक्वेशन में अगर मैं प्रेशर वाला टर्म भी, प्रेशर करेक्शन और वॉल्यूम करेक्शन, मतलब इसमें प्रेशर करेक्शन, अगर इसमें मैं प्रेशर करेक्शन और इसी के ही अंदर अगर मैं वॉल्यूम करेक्शन को इंट्रोड्यूस कर दूं,
तो बात बन जाएगी, यानी कि कुछ ना कुछ तक किसी ना किसी अमाउंट तक हमारी जो बात है वो बन जाएगी। तो इन दोनों करेक्शन को इसने इस इक्वेशन के अंदर इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की। तो इक्वेशन तो ये थी पी आइडियल इंटू वी आइडियल इजिकल टू एनआरटी। अब पी आइडियल जो थी, अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि पी जो आइडियल होता था वो किसके बराबर था, पी आइडियल इजिकल टू पी रियल। पी रियल साथ में क्या था, साथ में था डीपी, और डीपी को ही हम क्या बोलते थे, करेक्शन टर्म, जो अभी अभी हम पिछली स्लाइड में पढ़ के आ रहे हैं। समझ में आया? सो डीपी इज नथिंग बट द करेक्शन टर्म। तो कुल मिला के मैं ये लिख सकता हूं कि पी आइडियल इज पी रियल प्लस डीपी। सिमिलरली अब वी आइडियल की बात करें, सो वी आइडियल मेरा क्या हो गया था, वी आइडियल इज इक्वल टू वी रियल माइनस डीवी। अब डीवी क्या था, माइनस इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पे एक्सक्लूडेड वॉल्यूम की बात होती थी, दिस इज एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। इसको भी अभी हमने देखा कि ये कितना आ रहा था, दिस इज एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। तो इन दोनों चीजों को हम बीच में पुट कर देते हैं, सो यू विल गेट पी रियल प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर प्लस इंटू वी माइनस एन बी, जहां पर एन बी आपको याद होना चाहिए, दिस वॉज द एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, इज इक्वल्स टू एन आर टी, जहां पर पी रियल प्लस ये पूरा का पूरा जो एक्सप्रेशन हो जाएगा ये पी आइडियल होता है, और ये पूरा ब्रैकेट वाला एक्सप्रेशन पी वी आइडियल के बराबर होता है। समझ में आया? तो ध्यान रखना, 1 मोल पार्टिकल, अगर मान लीजिए 1 मोल पार्टिकल है तो वॉल्यूम जो हमारे पास हो जाएगा वो केवल बी हो जाएगा। इसको वॉल्यूम नहीं, इसको आप एक्सक्लूडेड वॉल्यूम लिख लो, ठीक है। 1 मोल पार्टिकल का वॉल्यूम, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम इज बी। सो ए एंड बी को हम बोलते हैं वेंडर वॉल कांस्टेंट, इनको हम वेंडर वॉल पैरामीटर्स या वेंडर वॉल कांस्टेंट के नाम से जानते हैं। और जो ए है हमारा, A is directly proportional to the attractive forces। जितना ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स होगा उतना ही बड़ा A का वैल्यू होगा। अरे क्योंकि देखो जितना ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्सेस होगा उतना ही ज्यादा DP का वैल्यू हो जाएगा ना, DP जो है वो A के जैसा ही है, क्योंकि फिर उतना ही ज्यादा मेरा प्रेशर में ड्रॉप हो जाएगा। जितना ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स उतना ज्यादा प्रेशर में ड्रॉप। तो मैं कुल मिला के कह सकता हूँ कि A is directly proportional to the attractive force। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस पॉइंट को दिमाग में घुसा लो, ठीक है। और बी जो होता है दिस इज को वॉल्यूम या फिर एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। ए और बी ध्यान रखना कि दोनों चीजें क्या बताती हैं। अभी हम इससे रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन मैं अभी आपको करवाने जा रहा हूं, वो क्वेश्चन आप खुद से सोचेंगे और मुझे बताएंगे कि क्या होता है, ठीक है ना। सो बी है हमारा एक्सक्लूडेड वॉल्यूम या फिर को वॉल्यूम, और जो ए है हमारा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अट्रैक्टिव फोर्सेस, ठीक है। तो कुल मिला के हम अपनी वेंडर वॉल इक्वेशन पे पहुंच गए। तो वेंडर वॉल इक्वेशन को मैं फिर से यहां पर लिख दे रहा हूं, दिस इज पी प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर इंटू वी माइनस एन बी इज इक्वल्स टू एन आर टी। ये इक्वेशन आपको गांठ बांध लेनी है, इक्वेशन ही आपको याद रखनी है। बहुत बार बहुत कम होता है कि वो वेंडर वॉल से इस तरीके से डायरेक्ट सवाल पूछे, बट कॉन्सेप्ट बेस्ड सवाल वो अक्सर पूछ सकता है। आज हम करेंगे न्यूमेरिकल कुछ कॉन्सेप्ट बेस्ड, आई विल शो यू हाउ यू डू सच न्यूमेरिकल्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड पे अब हम सीखेंगे कि व्हाट इज दिस फिजिकल सिग्निफिकेंस। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मजेदार, इंपॉर्टेंट लिख लेना इस स्लाइड पे, काम की स्लाइड है, काम का टॉपिक है ये छोटा सा। SI यूनिट्स ऑफ द वेंडर वॉल कांस्टेंट एंड देयर फिजिकल सिग्निफिकेंस। फिजिकल सिग्निफिकेंस के लिए हम एक क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले हम यूनिट ऑफ बी की बात कर लेते हैं। अब बी देखो एक्चुअल में बी था क्या, डायमेंशनली अगर देखें, क्योंकि v माइनस एन बी था, तो अगर एन बी था तो इन दोनों का डायमेंशन तो सेम होना चाहिए। सो v इज इक्वल टू एन बी, यानी कि b हो गया वॉल्यूम अपॉन n। वॉल्यूम इज लीटर, n इज मोल, सो यूनिट हो जाएगा लीटर इनटू मोल इनवर्स। कोई मुश्किल नहीं है, समझ में आया। अब जो a का यूनिट हो जाएगा, अब क्योंकि a में क्या था, p प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, यानी कि इसका और इसका डायमेंशन हैज टू बी सेम, तो ये भी डायमेंशनली जो है आपस में बराबर हो जाएंगे, समझ गए। तो डायमेंशनली दे आर इक्वल। अब डायमेंशनली इक्वल हो गए तो a इज इक्वल टू पी वी स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। अब p क्या है मेरे पास, एटमॉस्फेयर, v क्या हो जाएगा लीटर, और n क्या हो जाएगा मोल्स। तो ये हो गया हमारे पास यूनिट, बट नॉट SI यूनिट, दिस इज नॉट SI यूनिट, क्योंकि एटमॉस्फेयर इज नॉट एन SI यूनिट, ओके। पास्कल इज एन SI यूनिट, तो इसको मैंने पास्कल में चेंज कर लिया। तो पास्कल में ये किसके बराबर आ जाएगा, पास्कल मीटर की पावर 6 इंटू मोल की पावर -2। एग्जाम में अक्सर इसका SI यूनिट बच्चे गलत करके आ जाते हैं, ध्यान रखना। दिस इज द SI यूनिट, एटमॉस्फेयर वाला इज नॉट द SI यूनिट, ओके। सो SI यूनिट ऑफ A हो जाएगा मेरे पास पास्कल मीटर की पावर 6 मोल की पावर -2, समझ गए। अब हम एक बहुत ही जानदार शानदार बढ़िया एकदम क्वेश्चन कर रहे हैं। तो सबसे पहले अभी इसको इस वाले नीचे वाले पार्ट को थोड़ा रुक के देखो मत अभी से। सबसे पहले मेरा सवाल सुनो और सवाल सोच के उसका आंसर देने का प्रयास करो, ठीक है। तो सवाल कुछ ऐसा है, बोलता है कि हमारे पास दो गैसेस हैं, ठीक है, गैस A और गैस B, ठीक है।
एक तो गैस है जिसमें हमारे पास दोनों ही गैसेस में जो बी का वैल्यू है, यानी कि वैन डर वाल्स कांस्टेंट्स की बात हो रही है, बी का वैल्यू सेम है और ए का वैल्यू डिफरेंट है। ठीक है, क्या बोला कि बी का वैल्यू तो सेम है और ए का वैल्यू डिफरेंट है। एक तो केस ये हो गया। अब दूसरा केस ये ले लिया कि हमने दो ही गैसेस ली हैं बट उसमें ए का वैल्यू सेम है और बी का वैल्यू डिफरेंट है, तो ये बताना है कि दोनों ही केसेस में किस गैस की जो वॉल्यूम है वो कम होगी और क्यों। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, जरा कान खोल के कॉन्सेप्ट को सीख लेना, मजा आ जाएगा तुम्हें सुन के अगर सुनोगे ध्यान से तो। चलो शुरू करते हैं। तो पहला मैंने केस बताया, दिस इज केस वन। केस वन मैंने बताया कि सेम बी वैल्यू, बी का वैल्यू क्या बताया मैंने, सेम है, ए का वैल्यू डिफरेंट है, यानी कि जो वॉल्यूम आप मुझे डिसाइड करनी है वो ए की वैल्यू से डिसाइड करनी है बिकॉज बी का वैल्यू तो सेम आ गया। अब ध्यान से सुनना, द गैस हैविंग द लार्जर वैल्यू ऑफ ए। अब सुनो, ए क्या था, अगर आपको थोड़ी देर पहले याद हो, जो ए था दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, अट्रैक्टिव फोर्सेस। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, अट्रैक्टिव फोर्सेस। अब अट्रैक्टिव फोर्सेस की बात कर रहे हैं, तो जिसका ज्यादा वैल्यू होगा ए का, गैस हैविंग द लार्जर वैल्यू ऑफ ए ऑक्यूपाइज लेस वॉल्यूम, क्योंकि लार्जर वैल्यू ए मतलब लार्जर वैल्यू ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस, लार्जर वैल्यू ऑफ अट्रैक्शन मतलब मॉलिक्यूल्स जो एक दूसरे के नजदीक आ गए, एक दूसरे के बहुत पास आ गए। व्हेन द मॉलिक्यूल्स आर क्लोज टू ईच अदर, ध्यान से सुनना, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा भाई, वॉल्यूम बढ़ेगा या घटेगा, वॉल्यूम विल डिक्रीज। सो द वॉल्यूम विल डिक्रीज एंड हमने लिखा भी है यहाँ पे, द गैस विद द लार्जर वैल्यू ऑफ ए value occupies less volume, larger front, because there is a larger force of attraction. Larger force of attraction means lesser distance between the molecules. अगर molecules के बीच में distance जो है वो less हो जाएगा, that means volume is less. ठीक है ना, ध्यान से समझ लेना कि अगर B सेम है, B पे हमने नहीं ध्यान दिया, A जिसका ज्यादा उसकी वॉल्यूम कम, A जिसका ज्यादा उसकी वॉल्यूम कम, A जिसका ज्यादा उसकी वॉल्यूम कम। मैं 3 बार क्यों बोल रहा हूँ, ताकि अभी क्या दिमाग में फिट हो जाए। ठीक है ना, एग्जाम में कभी कभी सोच उल्टी चलने लगती है, उल्टा पुल्टा सोचने लगते हो, 2-3 बार बोल के देखोगे तो दिमाग में ऐसे लिखा जाएगा और गलती नहीं होगी। ठीक है, अगली बात, अगला केस बोला कि ए का वैल्यू सेम है और बी के बेसिस पे डिसाइड करके बताओ कि क्या बात हो रही है। तो 2 मिनट तुम खुद लो, इसको तुम देख लेना, पहले खुद से करने की कोशिश करो कि क्या हो सकता है। ठीक है, अब मैं तुम्हें 1 मिनट दे रहा हूं, चलो ठीक है, करें डिस्कस, हो जाना चाहिए अब तक। तो बोलता है कि गैस विद द स्मॉलर वैल्यू ऑफ बी, ऐसी गैस जिसका बी का वैल्यू जो है वो छोटा होगा, स्मॉलर वैल्यू ऑफ बी हैव मोर कंप्रेसिबिलिटी। अब ध्यान सुनो, इस बात का क्या मतलब हुआ, कहता है कि जिसकी बी की वैल्यू जो है वो स्मॉलर होगी विल हैव मोर कंप्रेसिबिलिटी। कैसे, कि अगर मान लो, बिकॉज then the gas occupies less volume and will be more compressible, क्योंकि अगर B का वैल्यू स्मॉलर हो गया, ध्यान सुनना, B का वैल्यू अगर स्मॉलर हो गया तो गैस, क्योंकि B क्या था मेरा, वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल, समझ रहे हो, वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल, यानी कि मॉलिक्यूल्स को अब ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि वॉल्यूम की, मॉलिक्यूल की अपनी वॉल्यूम तो कम है, अगर B कम है तो यानी कि मॉलिक्यूल की जो अपनी वॉल्यूम है वो कम है। ध्यान सुनना, मॉलिक्यूल की अगर अपनी वॉल्यूम कम हुई तो मॉलिक्यूल को कंप्रेस किया जा सकता है, अगर अपनी वॉल्यूम कम हो गई तो उसको ज्यादा ज्यादा नजदीक लाया जा सकता है, ज्यादा और मतलब मैक्सिमम अमाउंट में कंप्रेस किया जा सकता है, बिकॉज द कंप्रेसिबिलिटी, दैट मींस द कंप्रेसिबिलिटी विल बी मोर। और अगर कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा है, ध्यान सुनना, बिकॉज देन द गैस ऑक्यूपाइज लेस वॉल्यूम एंड विल बी मोर कंप्रेसिबल। अगर कोई चीज ज्यादा कंप्रेसिबल है तो वो कम वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर सकती है, तो यानी कि जिसका बी ज्यादा, ध्यान सुन लो, जिसका बी ज्यादा, सॉरी जिसका बी छोटा, उसमें जो कंप्रेसिबिलिटी है वो ज्यादा, और इसीलिए उसका जो वॉल्यूम हो जाएगा दैट विल बी लेसर। ठीक है ना, तो उल्टा उल्टा हिसाब हो गया, जिसका ए बड़ा होता था उसकी वॉल्यूम कम होती थी, जिसका ए बड़ा होता था उसकी वॉल्यूम भी कम होती थी, बट जिसका बी छोटा होता था उसकी वॉल्यूम छोटी होती थी। यानी कि B के साथ में थोड़ी सी डायरेक्ट टाइप की प्रोपोर्शनैलिटी और A के साथ में उल्टी टाइप की प्रोपोर्शनैलिटी है। ठीक है, तो ध्यान से सोचना कोशिश करना, इस स्लाइड को दोबारा से एक बार देख लो, दिमाग लगा लो कि क्या इसमें असल में पूछा है और कैसे आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे। ओके, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग लगा लेना। अब थोड़ा सा हम न्यूमेरिकल की तरफ मूव करते हैं, एक आधा न्यूमेरिकल भी देख लो, कोई मुश्किल नहीं है, जो अब तक हमने सीखा है बस उसी के बेस पे मैं एक छोटा सा न्यूमेरिकल आपको यहाँ पे करवाना चाहता हूँ, जरा उसको देख लो। अब न्यूमेरिकल में बोलता है कि कैलकुलेट द प्रेशर एक्सर्टेड बाय 1 मोल ऑफ CO2, यानी कि CO2 का 1 मोल है, 1 मोल CO2 है, N का वैल्यू है ये, एट 273 केल्विन, ये टेम्परेचर का वैल्यू हो गया। इफ द वैन डर वाल्स कांस्टेंट A का वैल्यू मेरे को दे दिया, देखो, इफ द वैन डर वाल्स कांस्टेंट A 3.592 डेसीमीटर रेज़ टू द पावर 6 एटमॉस्फेयर मोल की पावर -2, assume that the volume occupied
by the CO2 molecule is negligible. अच्छा ध्यान रखना कि 1 लीटर जो होता है दैट इज डेसीमीटर क्यूब, तो यानी कि डेसीमीटर की पावर 6 का मतलब हो गया लीटर स्क्वायर। ध्यान रखना ये कोई ज़्यादा डिफिकल्ट यूनिट नहीं है, कहीं इसको देख के घबरा जाओ कि ये क्या दे दिया। अब देखो, अब वेंडर वाली इक्वेशन में जानता हूँ कि वेंडर वाली इक्वेशन क्या होती है, P प्लस AN स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर इंटू V माइनस B इज इक्वल्स टू NRT। अब देखो यहाँ पे क्या इसने बोला, अब इसने मेरे को बोल दिया कि 1 मोल की बात हो रही है, तो n स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, ये वाला n भी हट जाएगा यहाँ से, ये तो मैंने पहले हटा दिया, ये वाला n भी 1 हो जाएगा और ये वाला n भी 1 हो जाएगा। तो यानी कि इक्वेशन विल बी लेफ्ट P प्लस A अपॉन V स्क्वायर डिवाइडेड बाय V माइनस, अच्छा V माइनस में से भी हट जाएगा क्योंकि उसने मेरे को ये बोल दिया ना कि जो CO2 का अपना वॉल्यूम है वो नेग्लिजिबल है, यानी कि B तो 0 हो गया, B को तो हटा ही दो, तो इसको सिर्फ V मान लो यहाँ पे, ठीक है, इज इक्वल्स टू RT। तो दिस इज द फाइनल इक्वेशन विच यू विल यूज एंड इसको यूज करके यू विल गेट योर आंसर। मैं बता देता हूँ आपको थोड़ा सा और, तो ये वाली इक्वेशन तो आपको इस्तेमाल करनी है और आपको चाहिए यहाँ पे प्रेशर, सो प्रेशर का एक्सप्रेशन आ जाएगा P इज इक्वल टू RT अपॉन V, इस V को मैं यहाँ ले गया नीचे, V को नीचे ले गया, RT अपॉन V माइनस A अपॉन V स्क्वायर, ठीक है। आई डोंट थिंक इसमें से कोई भी ऐसी चीज है जो आपको ना दे रखी हो, सब कुछ दे रखा है। R का वैल्यू कितना पुट करोगे, R यू विल पुट लीटर एटमॉस्फेयर वाला, R इज इक्वल टू 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, ओके। और टेम्परेचर हो जाएगा आपका 273 केल्विन, ये जो हो टेम्परेचर भी आपको दे रखा है, और साथ ही साथ यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ CO2, अच्छा वॉल्यूम नहीं दे रखी है लेकिन कोई बात नहीं, आपको यहाँ पे मोल्स तो दे रखा है, घबराना मत, मोल्स दे रखा है, मोल कितना दे रखा है 1, और कंडीशंस जो है वो STP वाली कंडीशंस ही हैं, जब तक आपको कुछ नहीं दे रखा तो मान के चलेंगे। तो वॉल्यूम यहाँ से आप निकाल लोगे, वॉल्यूम विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ CO2 इज 22.4 लीटर, ये खुद से अज्यूम करके चलोगे क्योंकि 1 मोल उसने बोल दिया, समझ में आया। तो घबराना मतलब इस तरीके की बात आपको खुद से मान के चलनी पड़ेगी क्योंकि ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है। तो जितना भी ये डेटा है, सब्स्टिट्यूट ऑल दिस डेटा इन दिस इक्वेशन एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ P एंड गिव मी द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताएंगे आप लोग, कोई डिफिकल्ट नहीं है, ध्यान से सोच समझ के। चलिए एक आधा न्यूमेरिकल हम और देखते हैं एंड लेट्स मूव फॉरवर्ड। Okay friends, let's do one more numerical, very easy. So in this numerical the question is calculate the pressure exerted by 22 gram of carbon dioxide in 0.5 decimeter cube at 298.15 Kelvin using the ideal gas law and the van der Waals gas equation given A is equals to this, B is equals to this. बहुत easy question, I don't think there is any problem. तो सबसे पहले तो आप अमाउंट ऑफ CO2 निकाल लीजिए बिकॉज हमें यहाँ पर जो अमाउंट दे रखी है दैट इज इन ग्राम्स और हमें मोल्स चाहिए। सो अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगी, सो अमाउंट ऑफ CO2 विल बिकम 22 grams डिवाइडेड बाय 44 ग्राम मोल इनवर्स, सो दिस विल बी इक्वल टू 0.5 मोल्स। ये तो आ गए आपके पास मोल्स आ गए, ठीक है। साथ ही साथ आपको वॉल्यूम भी दे रखी है, सारा कुछ डेटा आप देख लेते हैं जो दिया है, दैट इज वॉल्यूम इज इक्वल टू 0.5 डेसीमीटर क्यूब, टेम्परेचर दिया है 298.15 केल्विन, और क्या दिया है, हाँ A का वैल्यू हमें दिया है, A इज 363.76 किलो पास्कल, डेसीमीटर की पावर -6 मोल -2, दिस इज द वैल्यू ऑफ A। और साथ साथ इन्होंने हमें B भी दिया है, B इज इक्वल्स टू, इसको मैं डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर ले रहा हूँ, 0.04267, ये डेसीमीटर में ही मैंने इसको कर लिया ताकि आसानी हो जाए, दिस इज डेसीमीटर क्यूब मोल इनवर्स, ठीक है। ये सारी वैल्यूज आपको आ गई। तो ए पार्ट में तो बोला है कि गैस लो लगाओ, तो P इज नथिंग बट इक्वल टू NRT बाय V, ठीक है। सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, योर आंसर शुड बी, मैं वैल्यूज आप अपने सब्स्टिट्यूट कर लेना, योर आंसर शुड बी 2.479 इंटू 10 टू द पावर 3 किलो पास्कल, ठीक है। दिस इज द वैल्यू ऑफ प्रेशर जो कि आपको आइडियल गैस लॉ लगाने से मिल जाएगी। बात करते हैं बी की, अब इसमें वैन डर वाल इक्वेशन इस्तेमाल करनी है, तो थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे तो यू विल गेट P इज इक्वल्स टू NRT अपॉन V माइनस NB माइनस N स्क्वायर
ए बाय वी स्क्वायर। आप इसको अरेंज कर लीजिए। कहाँ से अरेंज करेंगे, ये इक्वेशन कहाँ से आएगी, इसी से आएगी, पी प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर इंटू वी माइनस एन बी इज इक्वल्स टू एन आर टी। इस इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे तो ये मिल जाएगा। इस इक्वेशन के अंदर यू हैव ऑल द वैल्यूज, ये सारी की सारी वैल्यूज जो है आपको दे रखी हैं, जितना भी ये डेटा दे रखा है सारी वैल्यूज को इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड यू विल गेट द आंसर। मैं आंसर बता दे रहा हूँ आपको, यू विल फाइंड द कंप्लीट आंसर। प्रेशर विल कम आउट टू बी 2225.55 किलो पास्कल। ठीक है, देखो डिफरेंस आ रहा है, कैन यू सी द डिफरेंस, द प्रेशर इज लेसर। जो रियल का प्रेशर आ रहा है वो कंपैरेटिवली कम आ रहा है। यहाँ पर 2479 किलो पास्कल था और यहाँ पर 2225.55 किलो पास्कल है। ठीक है, तो प्रेशर इज लेसर इन कंपैरिजन टू द आइडियल। यहाँ पर मैंने देखो दोनों चीज़ें आपसे इसीलिए पूछी है ताकि आपको एक एग्जाम्पल सा, एक कंपैरिजन सा सेट होके मिल जाए कि भाई हाँ, जो रियल में प्रेशर आता है दैट इज लेस, और आप उसका भी रीजन जानते हो कि वाई लेस, बिकॉज देयर आर इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ इंटरेक्शन, जिसकी वजह से द फोर्स विद विच द मॉलिक्यूल हिट द वॉल इज लेसर। ठीक है ना। चलो एक क्वेश्चन हम और करते हैं और उसके बाद अपने लेक्चर को हम समाप्त करते हैं आज के लिए। नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम और क्वेश्चन करेंगे और थोड़ी सी मुझे अभी रियल की बात करनी है। ठीक है, देखो आई नो आपको लग रहा होगा कि लेक्चर्स थोड़े से ज़्यादा हो रहे हैं, बट लेक्चर्स का लेंथ ज़्यादा नहीं है। अगर आप एक साथ देखने बैठोगे तो इट वोंट टेक मच टाइम। सो इसको देख लेना, ज़्यादा बैकलॉग करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि आगे आगे फिर चैप्टर्स और बढ़ेंगे, पिछला छूटा रहेगा तो आगे प्रॉब्लम आएगी। हो सकता है कि मैं बहुत सारी चीज़ें जो इधर मैं समझा दे रहा हूँ उसको मैं बार बार ना बताऊँ, राइट। तो अगर आप सीरीज में देख रहे हो तो दैट इज गोइंग टू हेल्प यू अलॉट। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलता है कि अ ग्राफ इज प्लॉटेड फॉर अ रियल गैस विच फॉलोज वैन डर वाल इक्वेशन with PVM taken on the y-axis and P on the x-axis with the intercept of the line. Find the intercept of the line where Vm is the molar volume. देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है, मैं कहूँगा मतलब आसान नहीं है, अच्छा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन बोलता है कि हमारे पास एक ग्राफ हमने प्लॉट किया जिसमें हमने वाई एक्सिस पे लिया PVM, जहाँ पे VM हमारा मोलर वॉल्यूम हो जाएगा, और साथ ही साथ P इस पे एक्स एक्सिस पे लिया हमने प्रेशर। आपको याद होगा इसका ग्राफ हमने, क्योंकि PV कांस्टेंट हो जाता है हमारा, ये हमने बॉल्स लॉ में भी पढ़ा था, तो इसका जो हमारा ग्राफ आया था दैट वाज अ स्ट्रेट लाइन इफ यू रिमेंबर। ठीक है, इस तरीके से हमारा ग्राफ आ गया था। पर ये जो स्ट्रेट लाइन वाला ग्राफ आता था वो किसके लिए आता था, दिस इज फॉर द आइडियल कंडीशन। बट अब इन्होंने हमें रियल गैस के लिए बोला है। तो अभी पिछले क्लास में भी मैंने आपको रियल में इस तरीके के ग्राफ सिखाए थे, तो इसके हमारे पास दो ग्राफ आते थे, एक तो इस तरीके से और एक कुछ इस तरीके से ग्राफ था, इफ यू रिमेंबर। ये दो ग्राफ्स हमारे आ जाते थे। आप देखो क्वेश्चन में उसने हमें क्या बोला है कि फाइंड द इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन वेयर द Vm इज द मोलर वॉल्यूम। हमें जो मोलर वॉल्यूम है वो Vm की बात करनी है और हमें इंटरसेप्ट फाइंड आउट करना है। इंटरसेप्ट में यानी कि अब देखो ये वाला ग्राफ तो हमारे कब एक्सिस को टच कर रहा है, सिर्फ इस पॉइंट पे। अब यहाँ पे जो मेरी P की वैल्यू हो जाएगी, P इज नथिंग बट जीरो, यानी कि प्रेशर तो मेरा जीरो ही हो गया। यानी कि ये वाला ग्राफ आइडियल को, ये वाला जो ऊपर वाला ग्राफ है स्ट्रेट लाइन वाला पॉजिटिव डेविएशन वाला, दिस इज ओनली टचिंग द आइडियल वाला कर्व, क्योंकि आइडियल वाले के लिए मैं जानता हूं कि जो वॉल्यूम हो जाएगा दैट इज आइडियल वॉल्यूम। वॉल्यूम इज नथिंग बट Vm, क्योंकि यहां पर मैं जानता हूं कि PV इज इक्वल्स टू nRT, और अगर मैं n को 1 पुट कर दूं या फिर इसको मैं ऐसे ले लूँ PV अपॉन n इज इक्वल्स टू RT, और अगर n को 1 पुट कर दिया जाए तो PVM इज इक्वल्स टू RT, तो यानी कि PVM अपॉन RT इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, और Z जो हो जाता है दिस इज ऑल्सो, एंड Z इज ऑल्सो इक्वल्स टू PVM अपॉन RT। Z हमारा कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है, इसकी अभी हम और डिटेल में बात करेंगे। सो Z विल बिकम 1। तो यानी कि आइडियल गैस के लिए Z1 तभी होगा, Z1 पे ही Vm जो है फॉर रियल गैस, फॉर रियल गैस के लिए जब देखो Z तो 1 होता है हमारा आइडियल के लिए, बट अगर हमें यही बात रियल के लिए करनी है, उसको हटाओ यहाँ से, अगर यही बात हमें रियल के लिए करनी है, ये तो हमारी कंडीशन थी आइडियल के लिए, ठीक है, बट अगर हमें रियल के लिए करनी है और रियल के लिए हमें वॉल्यूम जो है वो Vm होना चाहिए, तो यानी कि फॉर आइडियल गैस Vm इज एट Z इक्वल टू 1, क्योंकि देखो भाई हमें वॉल्यूम को Vm के बराबर ही करना है ना, मोलर वॉल्यूम के बराबर करना है। सो दैट मीन्स हमें जो Z का वैल्यू है 1 रखना पड़ेगा। हो सकता है, आई थिंक मुझे थोड़ा सा आसान क्वेश्चन पहले लेना चाहिए था। आई थिंक ये बात आप इतनी इजीली नहीं समझ पाओगे, डोंट वरी। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को आई एम गोइंग टू टेक इन द नेक्स्ट वीडियो विद प्रॉपर
प्रॉपर डिटेल्स। अभी आपको समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है कि मैं यहाँ क्या समझाना चाहता हूँ। अभी के लिए अदरवाइज इतना मान के चलो कि एट दिस इंटरसेप्ट, एट दिस पॉइंट वेयर द ग्राफ, वेयर द रियल वाला ग्राफ, क्योंकि ये वाला ग्राफ इज फॉर रियल, रियल वाला विल कोइंसाइड विद द आइडियल वाला, हेयर द वॉल्यूम इज वी एम, वॉल्यूम इज वी एम। इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि इसको आप इस तरीके से भी सोच सकते हो, क्योंकि z इज नथिंग बट v ऑफ रियल डिवाइडेड बाय v ऑफ आइडियल, ठीक है। और आइडियल वाली वॉल्यूम तो वी एम हो जाएगी और z का वैल्यू हमारा 1 हो जाएगा इस पॉइंट पे। तो यहीं पर हमारी जो रियल का वाला वैल्यू है वो वी एम के बराबर हो जाएगा। और अगर हम बात करें तो यहाँ पे दिस वाला पार्ट इज नथिंग बट पी वी, सो पी वी एम इज ऑल्सो इक्वल्स टू आर टी। सो दिस पार्ट यहां से लेके यहां तक इज ऑल्सो इज नथिंग बट आर टी। अगर ये आर टी है तो इंटरसेप्ट तो यहां पर भी आर टी ही होगा, तो यानी कि इसने हमें ये वाली बात पूछी है। सो आवर आंसर इज वैल्यू ऑफ इंटरसेप्ट, जो हमारा इंटरसेप्ट का वैल्यू हो जाएगा दैट इज नथिंग बट आर टी, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में और डिटेल में लेके चलेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपने नोट्स को ढंग से प्रिपेयर करो, आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन। तो हम मिलते हैं विद नेक्स्ट लेक्चर जिसमें हम और कई सारी इंटरेस्टिंग बातें करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच। Hello once again. So I hope you have seen the complete lecture, and if you haven't, please watch the complete lecture and please share and subscribe this channel as much as you can. And also one more thing, that I have started to post on the community section of the YouTube channel. So I'll be posting regular memes, basically chemistry memes, on that community section of the channel. So stay tuned, watch that memes, that those are really funny. I mean, I'll try to make it more funny, okay? So please watch these, please support, please help, and please subscribe. Thank you so much.